जाने ये कैसी रातें आई, उसके सपने मेरे आंखों को भा गई। बातें कुछ ऐसी वो कह के गई, मेरे इन धड़कनों में यूं समा गई। ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे बाहों में तेरे दे जगह। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, তোমাকে চাইছি আরো বেশি কি করে বলবো ভালোবাসি के अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है, तुम्हारे ठोटे मुझकी हंसी आमी बड्डो भालोबासी। नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। आज ये जो ब्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मई में जो हमने हिमाचल की ट्रिप की थी उसके बारे में है कि उसमें क्या खर्चा हुआ, रोड कंडीशन कैसी थी और उसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर। तो बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस साल मई में हम लोग करीब 9 दिन की यात्रा पर निकले थे। हमारे स्कूल में गर्मी की छुट्टी हुई थी, 1 वीक का ऑफ था, तो हम लोग करीब 8 नाइट्स और 9 डेज के लिए हिमाचल ट्रिप पर गए थे। जो रूट हमने लिया था वो हमने राजकोट से स्टार्ट किया था और राजकोट से हम लोग पहले अमृतसर गए थे, जिसमें हमने जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे यूज किया था। वो एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है ना बागोदा से पहले और सांचौर के आसपास का, वो बना हुआ नहीं है। तो अभी मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि उस एक्सप्रेसवे पर कोई जाए। अगर आपको एक्सप्रेसवे यूज करना है तो आप बागोदा के आगे यूज करें। बागोदा से लेके सांतलपुर तक और बीच में जो थराद आता है, ये सारा एरिया जो है ना अभी कुछ पार्ट कंस्ट्रक्ट हो चुका है लेकिन ब्लॉक किया हुआ है मिट्टी डाल डाल करके। तो उस पर हम लोग कार जंप करा के जैसे तैसे चले तो गए थे, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप जाएं। अगर आपको अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत से जाना है अमृतसर की तरफ तो मैं गूगल मैप का जो है ना वो लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ साइड में मैप शो भी कर दूंगा कि आप बागोदा तक कैसे पहुंच सकते हैं। और वहां से फिर एक्सप्रेसवे एकदम मस्त कंडीशन में है पंजाब तक, मंडी डबवाली तक। फिर अमृतसर में हम लोग 1 दिन रुकने के बाद अगले दिन कटरा चले गए। फिर कटरा में वैष्णो देवी हमें जाना था, बट किसी कारणवश वो यात्रा हम लोग कर नहीं पाए। फिर कटरा से हम लोग लौट के आए पठानकोट, फिर मंडी, फिर मनाली, फिर जिस्पा, फिर वहां से कसोल, फिर रोपड़, फिर चंडीगढ़ और फिर वहां से जयपुर, उदयपुर होते हुए राजकोट। अगेन इस पूरे रूट में कहाँ कहाँ खराब रोड मिला ये मैं बता देता हूँ। हमें खराब रोड मिला पठानकोट से जम्मू तक, 4 लेन से वो 6 लेन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो रोड पूरा डिस्टर्ब है। फिर पठानकोट से लेके मंडी तक 4 लेन का काम चल रहा है, तो वो रूट भी पूरा डिस्टर्ब है। तो अगर मनाली की तरफ जाना है और आप जम्मू की तरफ से आ रहे हैं ना, तो बेहतर होगा कि ऊना होकर के जाए। तो ये तो हो गई रोड की बात। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, खर्चा कितना हुआ, जिसमें ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहता है। तो मैंने सारा लिख रखा है। हाँ जी, तो खर्चे की अगर बात करें तो इस ट्रिप में कार चली है 4100 किलोमीटर और इसमें हमने जो डीजल फिलअप करवाया है वो है 19,100 का। मेरे पास हुंडई की क्रेटा है डीजल बेस मॉडल और मैं सारी रोड ट्रिप्स उसी से करता हूँ। ये कार अभी मैंने अक्टूबर में ही लास्ट ईयर परचेज किया है, 20,000 किलोमीटर के आसपास चली है, तो आप इसको नई कार समझ सकते हैं। तो 4100 किलोमीटर हमने जर्नी की, 19,100 का डीजल लगा। अगर आप इसको डिवाइड करें तो 4.66 पर किलोमीटर है, 4 रुपए 66 पैसे पर किलोमीटर। काफी इकोनॉमिकल गाड़ी है क्रेटा, लंबी डिस्टेंस में ड्राइव करने में अच्छा खासा पैसा बचाती है पेट्रोल कार्स के मुकाबले। तो ये तो हुआ डीजल का खर्चा। अब आते हैं होटल में। होटल में हमारा अमृतसर में लगा 2,000, फिर हमारा कटरा में लगा 5600, क्योंकि वहाँ 2 नाइट की बुकिंग थी। ऑनलाइन हमने बुक किया था मेक माई ट्रिप से, बट हम लोग 1 ही दिन रुके थे वहाँ, लेकिन 2 नाइट का हमारा पेमेंट जा चुका था। तो 5600 कटरा में, फिर 1500 लगा था हमें जोगिंदर नगर में, वहाँ पहाड़ों में रुके थे। फिर 1800 लगा था हमारा जिस्पा में। कसोल में लगा 1500 और उसके बाद हम लोग मैदानों में आ गए। तो रोपड़ में तो हम लोग अपने कजन के यहाँ रुके और उसके बाद तो फिर ड्राइव करके हम लोग चंडीगढ़ से डायरेक्ट राजकोट आ गए। तो टोटल जो हमारा होटल में खर्चा हुआ है ना वो हुआ है भाई साहब 12,400। अब इसमें क्या हिसाब किताब है ना कि हम लोग 8 रातों के लिए घर से बाहर थे।
सो आउट ऑफ 8 नाइट्स हमारी जो 5 नाइट्स हैं वो होटलों में गुजरी हैं, और एक तो कजन के यहाँ रुक गए, 6 हो गए, और एक अमृतसर जाते समय कार में ही हम लोग सो गए थे पूरी नाइट जो ड्राइव की थी, और फिर चंडीगढ़ से जब राजकोट आए तो भी एक नाइट हमारा कार में ही निकल गया, वो ड्राइव करते करते सोते जागते। तो 8 में से हम 6 रातें बिस्तर पे सोए हैं। तो ये जो 3 रात जो है ना, एक कजन के यहाँ 2 कार में कट गई, इसके वजह से कह सकते हैं कि हमारा होटल का एक्सपेंस भी कम आया। दूसरा क्या है कि होटल में बहुत महंगा कभी भी प्रेफर नहीं करता। मेरा एक मेंटल बैरियर है कि मैं 3000 के ऊपर तभी जाऊंगा जब वो होटल कुछ ढंग का 3 स्टार 4 स्टार दिखे, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो, थोड़े मतलब अप क्लास का होटल लगे, तभी मैं 3500 4000 तक जाऊंगा। नहीं तो मेरा एम रहता है कि 2500 3000 के नीचे के होटलों में ही रुका जाए, ब्रेकफास्ट ना मिले चलेगा, रूम और मेनली बाथरूम में चेक कर लेता हूं कि वो सही हो। और ज्यादातर होटल्स में ऑफलाइन बुक करता हूं, ऑनलाइन रेयरली बुक करता हूं, वहीं जाकर के रूम वगैरह चेक करके बार्गेनिंग करके तब बुक करता हूं। अब आते हैं होटल के बाद नेक्स्ट जो बड़ा एक्सपेंस था वो था फूड में। तो जी 8 दिनों में या 9 दिनों में हमारा फूड का एक्सपेंस करीब 7800 आया। अब ये बहुत लोग कहेंगे कि 7800 8-9 दिन में 8000 से भी कम है, इतना कम कैसे है? तो खाने पीने का ऐसा है जी नहीं कि हम लोग घर से ढेर सारा खाना पीना तो बना कर ले जाते हैं, अपना जो भी स्नैक्स होता है वो लेकर जाते हैं। तो हमारा 3 मील जो होता है दिन में से, उसमें 1 मील तो अपने ही खाने से हो जाता है करीब करीब। तो फूड में एक्सपेंसेस हमारा कम ही रहता है। फिर उसके बाद टोल का अगर बात करें तो टोटल जो टोल में पैसा लगा ना वो 3500 लगा है। इसमें आपका वो लाहौल स्पीति और कसोल वगैरह का जो टोल होता है, मनाली का टोल, सब इंक्लूडेड है। तो 3500 टोल में लगा। इसके अलावा छोटे मोटे और खर्चे हुए, मंदिर वगैरह में गए, गुरुद्वारे में कुछ दान कर दिया, कुछ गिफ्ट वगैरह ले लिया, तो वो सब में करीब हमारे 2400 रुपए खर्च हुए हैं। तो जब इन सारे खर्चों को ऐड किया जाए, डीजल, होटल, टोल, फूड एंड अदर एक्सपेंसेस, तो ये जी टोटल सम आता है 45,200। तो जी 45,200 रुपए में 9 दिन की यात्रा हमने कर ली। इफेक्टिवली अगर आप देखें तो 5000 पर डे के आसपास पड़ा। अब बहुत लोगों को लगेगा कि भाई बड़ा कम में घूम लिए, तो वो हम लोग अक्सर ऐसे ही बजट ट्रिप्स करते हैं। वैसे मैं बजट लेके गया था 65 तक का, लेकिन क्या हुआ कि वैष्णो देवी में हम लोग ऊपर गए नहीं, और ऊपर गए नहीं तो जो घोड़ा खच्चर बुक करना था उसका पैसा बच गया, प्लस रास्ते में होटलों में भी थोड़ा थोड़ा बचता चला गया। जहाँ 2500 का होटल प्लान किया था वहाँ 1500 में मिल गया, 1-1000 करके वैसे बच गए, तो 45,000 में हमारा हो गया। प्लस गाड़ी डीजल ज़्यादा पीती नहीं है तो उसमें भी बच गया। तो मैं हमेशा से कहता हूँ ना कि अपनी कार से घूमना हमेशा फायदेमंद होता है, मज़ा भी आता है और पैसे भी बचते हैं। अगर आप इसको ट्रेन से भी कंपेयर करें तो सेकेंड एसी के फेयर से हम लोग जो 4 लोग घूमते हैं ना, उससे कम पड़ता है, ये काफ़ी कम पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इस रोड ट्रिप के इफेक्ट्स की। हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ा, कार पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो कार पे तो ऐसा है जी कि भाई 4000 किलोमीटर कार चली है तो थोड़ा टायर घिसा, थोड़ा मोबिल गया, और बाकी आप कह सकते हैं कि सर्विसिंग थोड़ी क्लोज आ गई। तो आप अगर रनिंग कॉस्ट मान के चले तो कार में 1.5 से 2 रुपए किलोमीटर रनिंग कॉस्ट है, अपार्ट फ्रॉम डीजल। तो कार में समझ लीजिए कि वही 7-8 हजार का उसमें खर्चा हुआ, जो अभी दिखता नहीं है, बाद में दिखेगा सर्विसिंग और टायर चेंज करने के समय। दूसरा, कार में छोटे मोटे डेंट और स्क्रैच तो आएंगे ही आएंगे। मणिकरण जाते समय रास्ता बड़ा सकरा था, तो कार एक जगह जो है ना वो बैरिकेडिंग होती है उसमें थोड़ा सा टच कर गई थी, तो उसमें हल्का फुल्का स्क्रैच आ गया है, बट वो माइंड करने वाली बात नहीं है। कार बनी ही इसीलिए छोटे मोटे स्क्रैच आते रहेंगे, तो उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया, कोई डेंट पेंट नहीं कराया है, बस ऐसे ही चलेंगे। कभी बड़ा कुछ स्क्रैच हुआ तो देखा जाएगा, तब उस समय डेंटिंग पेंटिंग करवाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इसका हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा। तो भाई रोड ट्रिप्स जो है ना वो हमेशा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी ही होती है। हम लोग एकदम खुश होकर के, एनर्जी से भर करके वापस आए। उसके बाद काम करने में भी मजा आता है, समझ में आता है कि जी क्यों रहे हैं, पैसे क्यों कमा रहे हैं, खट क्यों रहे हैं, काम किसी और के लिए क्यों कर रहे हैं। लाइफ का एक एम समझ में आता है कि भाई घूमना है, फिरना है, और इसी तरह से हंसते खेलते जिंदगी बितानी है। तो जो एक रोड ट्रिप जो ऐसी लंबी करके आते हैं ना, तो आदमी 1 महीने के लिए तो कम से कम एकदम फ्रेश फील करता है। 1-2 महीने बाद फिर निकल जाएंगे। मेरा तो यही फंडा है, अपन कमा ही इसीलिए रहे हैं ताकि घूम फिर सके। वो बात सही है कि फ्यूचर के लिए सेविंग भी करनी है, तो वो फाइनेंशियल प्लान अपनी जगह चल रहा है। म्यूचुअल फंड में SIP चल रही है, शेयर खरीद रखे हैं, NPS भी कर रखा है,
पीपीएफ में भी हर मंथ पैसे जा रहे हैं, वो सब मेरा वेल बैलेंस्ड है। सब कुछ करने के बाद उसमें से कुछ पैसे बचाकर हम लोग घूमते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में। तो भाई फिजिकल हेल्थ इकलौता एक ऐसा चीज है ना जिस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है ऐसे लंबे रोड ट्रिप्स का। अब क्या है कि जाने से पहले मेरा जो ब्लड शुगर था वो एवरेज रहता था फास्टिंग में 110। जैसे ही हम लोग ट्रिप से आए मेरा ब्लड शुगर शूट करके चला गया था 130, फास्टिंग की बात कर रहा हूँ। इसी तरह वेट मेरा जो था वो करीब 2-2.5 किलो बढ़ गया था। उसके अलावा मेरा बीपी भी हल्का सा बढ़ गया था। तो आने के बाद हमने क्या किया ना कि 1 वीक के बाद हम लोग आ गए स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे, सलाद खाने लगे, कार्ब्स काफी कम कर दिया, रोटी चावल, और उसके अलावा हम लोगों ने प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, राजमा, छोले, पनीर, ये सब खूब खाने लगे। विद इन 2 वीक्स मेरा वेट जो है ना वापस नॉर्मल हो गया। नॉर्मल क्या, उससे भी थोड़ा कम ही हो गया है। और उसके अलावा मेरा शुगर जो 130 चला गया तो वापस 105 पर आ गया फास्टिंग में। और मेरा बीपी भी पहले की तरह ही आ गया, करीब 90/130। तो ये जो भी फिजिकल हेल्थ में थोड़ा बहुत खराबी आई थी या डिटोरिएशन आया था, इसको हमने आ करके अपनी मेहनत से सुधार लिया। और अब हम लोग उसी फूड प्लानिंग पे या उसी मील प्लान पे स्टिक कर रहे हैं कि सलाद ज्यादा से ज्यादा खाना है, प्रोटीन ज्यादा खाना है, कार्ब्स कम खाना है। इस रोड ट्रिप के बारे में यही ज्ञान देना था आपको। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिले अपनी प्लानिंग में। और आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या आप यहीं पर कमेंट सेक्शन में लिख करके भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में जब कहीं हम लोग नए रोड ट्रिप पर निकलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।